दोस्तों, डोडो, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक अजीब से क्लमजी पंछी की इमेज आती है जो अपने भारी शरीर और छोटे पंखों के कारण उड़ नहीं सकता था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह एक ऐसा पक्षी था जो अब केवल किताबों और चित्रों में ही देखने को मिलता है। यह अनोखा जीव, जो कभी मॉरिशस के आइलैंड का निवासी था, अब विलुप्ति का प्रतीक बन गया है। मॉरिशस के हरे भरे जंगलों में यह पक्षी कभी स्वतंत्रता से विचरण करता था और हमें याद दिलाता है कि इंसानों ने प्रकृति पर कितना बुरा प्रभाव डाला है। इंसानी गतिविधियों ने न केवल डोडो को बल्कि कई अन्य प्रजातियों को भी खतरे में डाल दिया है। हालांकि उड़ न सकने वाला और अजीब सा दिखने वाला डोडो अपने आइलैंड के हिसाब से बहुत अच्छी तरह ढल गया था। यह पक्षी अपने वातावरण में पूरी तरह से समायोजित हो चुका था। सदियों तक यह मॉरिशस के जंगलों में खुशी से रहा, जहां उसे कोई शिकारी नहीं थे और खाने की कोई कमी नहीं थी। यह एक सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी रहा था। लेकिन अफसोस की बात है कि डोडो की कहानी एक दुखद अंत के साथ खत्म होती है। इंसानों के आगमन के बाद इसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। इंसानों द्वारा इसकी खोज के सिर्फ 100 साल बाद ही यह विलुप्त हो गया, जो एक बहुत ही कम समय है। इंसानी गतिविधियों और शिकार ने इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जो हमें यह सीख देती है कि पर्यावरण कितना नाजुक है और बिना सोचे समझे इंसानी गतिविधियों के क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। मेरे साथ चलिए डोडो की दिलचस्प दुनिया में, जहां हम इसके जीवन, इसके विलुप्त होने और इस अनोखे पंछी से हमें क्या सीख मिलती है, उसे जानेंगे। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और भविष्य में ऐसी गलतियों से बच सकते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे पंछी के बारे में जो टर्की से भी बड़ा हो। एक ऐसा पंछी जो अपने विशाल आकार और अनोखी विशेषताओं के लिए जाना जाता हो, जिसका भारी शरीर मुलायम भूरे रंग के पंखों से ढका हो। ये पंख न केवल इसे गर्म रखते थे, बल्कि इसे एक विशिष्ट पहचान भी देते थे। इसकी छोटी मोटी टांगें इसके वजन को संभालती थीं, जो इसे मजबूती और स्थिरता प्रदान करती थीं, जबकि इसके पंख, जो उड़ने के लिए छोटे और कमजोर थे, शरीर को सजाने के लिए ज्यादा थे, उड़ने के लिए नहीं। ये पंख इसे एक अनोखा और आकर्षक रूप देते थे। हालांकि डोडो की सबसे खास बात थी इसकी बड़ी टेढ़ी चोंच, जो कि फुदकने और खाने के लिए एक मजबूत हथियार थी। यह चोंच इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती थी, जो कि फुदकने और खाने के लिए एक मजबूत हथियार थी। यह चोंच इसे भोजन खोजने और खाने में मदद करती थी। इसके सिर पर एक छोटा सा गंजा भाग था, जो इसे एक विशिष्ट पहचान देता था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका रंग नीला भूरा हुआ करता था। यह रंग इसे और भी अनोखा बनाता था। बहुत से पंछियों के विपरीत डोडो अजीब तरह से चलता था, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता था। जंगल के जमीन पर लड़खड़ाते हुए और उछलते हुए इसका यह चलने का तरीका इसे और भी अनोखा बनाता था। इसकी आवाज, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कबूतर की तरह धीमी क्यू की आवाज हुआ करती थी, जो सुनने में बहुत मधुर लगती थी, मॉरिशस के जंगलों में गूंजती रहती थी। यह आवाज जंगल के वातावरण में एक अलग ही मिठास भर देती थी। भले ही यह दिखने में अजीब लगता हो, लेकिन डोडो प्रकृति के अनुकूल होने की क्षमता का एक उदाहरण था। यह अपने वातावरण के साथ पूरी तरह से सामंजस्य बिठा चुका था। सदियों तक अलग थलग रहने के कारण इसके शारीरिक लक्षण इसके आइलैंड के वातावरण के हिसाब से बिल्कुल सही थे। यह अपने वातावरण में पूरी तरह से ढल चुका था और अपने अनोखे रूप और विशेषताओं के साथ जीवित था। हिंद महासागर में स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप मॉरिशस कभी डोडो के लिए स्वर्ग हुआ करता था। हरे भरे जंगलों से आच्छादित, जीवन से भरपूर मॉरिशस ने डोडो को वह सब कुछ प्रदान किया जो उसे फलने फूलने के लिए चाहिए था। प्राकृतिक शिकारियों से मुक्त डोडो उड़ान की आवश्यकता के बिना विकसित हुआ। उसकी ऊर्जा विकास और प्रजनन के लिए समर्पित थी। द्वीप की समृद्ध ज्वालामुखी मिट्टी ने फलों के पेड़ों की एक बहुतायत का समर्थन किया।
जिससे डोडो को आसानी से उपलब्ध खाद्य स्रोत मिल गया। हालांकि यह सुखद अस्तित्व हमेशा नहीं रहने वाला था। 16वीं शताब्दी के अंत में मनुष्यों के आगमन ने डोडो और उसके द्वीपीय स्वर्ग के लिए विनाश का संकेत दिया। इन नए आगमन से होने वाले खतरों के लिए तैयार नहीं, डोडो की दुनिया उलटने वाली थी। डोडो का आहार उसके द्वीपीय घर की तरह ही समृद्ध और विविध था। यह पक्षी अपने प्राकृतिक आवास में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का आनंद लेता था। फल, बीज, मेवे और जड़ें इसके आहार का मुख्य आधार थे। ये सभी तत्व डोडो को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते थे, जिससे यह स्वस्थ और मजबूत बना रहता था। डोडो की शक्तिशाली चोंच विशेष रूप से इमली के पेड़ के कठोर बीजों को तोड़ने में माहिर थी, एक देशी प्रजाति जिसका भाग्य पक्षी के साथ जुड़ गया। यह चोंच न केवल बीजों को तोड़ने में बल्कि अन्य कठोर खाद्य पदार्थों को खाने में भी सहायक थी। ऐसा माना जाता है कि डोडो पाचन में सहायता के लिए छोटे छोटे पत्थर निगल जाता था, जो पक्षियों के बीच एक आम बात है। ये पत्थर डोडो के पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। गैस्ट्रोलिथ के रूप में जाने जाने वाले ये पत्थर डोडो के गिजार्ड में कठोर पौधों की सामग्री को पीसने में मदद करते थे। यह प्रक्रिया डोडो को अपने आहार से अधिकतम पोषण प्राप्त करने में सक्षम बनाती थी। शांति और प्रचुरता में रहते हुए डोडो की प्रजनन दर धीमी थी, जो जंगल के तल पर एक ही बड़ा अंडा देती थी। यह धीमी प्रजनन दर डोडो की आबादी को स्थिर बनाए रखने में एक चुनौती थी। माता पिता दोनों ने अपने चूजे के ऊष्मायन और पालन पोषण में भाग लिया, जो उनके सामाजिक स्वभाव का प्रमाण था। यह सहयोगी व्यवहार डोडो परिवारों को मजबूत और एकजुट बनाए रखता था। 5वां भाग, डोडो का विलुप्त होना। मॉरिशस में इंसानों का आना डोडो के अंत की शुरुआत थी। 1598 में आइलैंड पर आने वाले नाविक अपने साथ कई तरह के ऐसे खतरे लेकर आए जिनसे डोडो पहले कभी वाकिफ नहीं था। इंसानों से अनजान डोडो ने ज्यादा डर नहीं दिखाया, जिससे भूखे नाविकों के लिए ताजा गोश्त ढूंढने के लिए उनका शिकार करना आसान हो गया। चूहे, सुअर और बंदर जैसी आक्रामक प्रजातियों के आने से और भी तबाही मची। इन जानवरों ने डोडो के घोंसलों पर हमला किया, अंडे और चूजों को खा गए, जिससे डोडो की आबादी कम हो गई। खेती और बसने के लिए डोडो के आवास को नष्ट करने से समस्या और भी बढ़ गई। इंसानों के आने के 1 सदी के भीतर डोडो, जो कभी प्रचुर मात्रा में था, धरती से गायब हो चुका था। 6ठा भाग, डोडो की खोज। हालांकि डोडो की कहानी उसके विलुप्त होने के साथ समाप्त नहीं हुई। हालांकि दुनिया से चले गए, लेकिन इसकी यादें नाविकों और शुरुआती खोजकर्ताओं के वृत्तांतों में जीवित रहीं। चित्र और विवरण, हालांकि अक्सर गलत और अलंकृत, डोडो की अनूठी उपस्थिति और व्यवहार में आकर्षक झलक प्रदान करते हैं। 19वीं शताब्दी में डोडो की हड्डियों और कंकाल के अवशेषों की खोज ने वैज्ञानिकों को पक्षी की शारीरिक रचना और विकास में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। सावधानीपूर्वक अध्ययन और विश्लेषण किए गए ये अवशेष डोडो के जीवन और उसके दुखद निधन की पहेली को एक साथ जोड़ने में मदद करते हैं। 7वां भाग, पॉपुलर कल्चर में डोडो। डोडो का विलुप्त होना इंसानियत की विनाशकारी क्षमता की एक गंभीर याद दिलाता है। इसने हमारी सामूहिक चेतना में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। इसकी छवि, जिसे अक्सर हास्यपूर्ण और अनाड़ी के रूप में चित्रित किया जाता है, विलुप्त होने का प्रतीक और प्रकृति की नाजुकता के बारे में एक सतर्क कहानी बन गई है। साहित्य से लेकर कार्टून तक डोडो ने लोकप्रिय संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी है। लुइस कैरोल के एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड में एक यादगार डोडो चरित्र है, जबकि अनगिनत कार्टून और एनिमेटेड फिल्में डोडो को बीते युग के प्रतीक के रूप में दर्शाती हैं। डोडो के रूप में मृत वाक्यांश एक सामान्य मुहावरा बन गया है, जो विलुप्त होने की स्थायित्व और संरक्षण प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालता है।
8वां भाग। क्या हम डोडो को वापस ला सकते हैं? डोडो को पुनर्जीवित करने का विचार, जो कभी मिथक और किंवदंती का प्राणी था, ने वैज्ञानिकों और जनता की कल्पना को समान रूप से मोहित कर लिया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्लोनिंग तकनीक में प्रगति ने डी विलुप्त होने की संभावना को एक आकर्षक संभावना बना दिया है। हालांकि डोडो को वापस लाना एक बहुत बड़ा काम होगा। इसके लिए अपने पूरे जीनोम के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी। उपलब्ध डीएनए नमूनों की खराब स्थिति को देखते हुए एक चुनौतीपूर्ण उपलब्धि। सफल होने पर भी डोडो को दुनिया में फिर से लाने के नैतिक और पारिस्थितिक निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी। 9वां भाग। डोडो से सीखे गए सबक। डोडो की कहानी, हालांकि अंततः एक त्रासदी है, हम सभी के लिए मूल्यवान सबक रखती है। यह सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध और नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करने के विनाशकारी परिणामों पर प्रकाश डालता है। डोडो का विलुप्त होना प्राकृतिक दुनिया और अनगिनत प्रजातियों की रक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी की एक गंभीर याद दिलाता है, जो इसे घर कहते हैं। अतीत की गलतियों से सीखकर हम ऐसा भविष्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं जहां जैव विविधता को पोषित किया जाए और डोडो की त्रासदी को कभी दोहराया न जाए।